मधु और शीला दोनों देवरानी जेठानी थी। मधु बहुत ही सीधे साधे स्वभाव की थी। उसे घर और परिवार का बहुत ख्याल रहता था। मधु घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने वाली थी, जबकि शीला बहुत ही गैर जिम्मेदार थी। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब होता था। एक जगह उसका दिमाग कभी टिकता ही नहीं था। सुनो, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, शहर जा रहा हूँ, खेती का सामान लेने के लिए। शहर का नाम सुनते ही शीला उछल पड़ी। शहर जा रहे हो? मुझे भी शहर जाना है। सुनो, मुझे भी शहर ले चलो ना। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हें शहर ले गया था, अब क्या काम है वहाँ? अरे वो नई पिक्चर लगी है ना, वो देखनी है। गोल गोल सब्जियों वाला मिलता है ना, वो भी खाने का बहुत मन है। पिज्जा? हाँ हाँ, वही पिज्जा। ले चलो ना, पिक्चर देखेंगे और पिज्जा खाएंगे। शीला, मैं वहाँ माल लेने जा रहा हूँ, घूमने नहीं जा रहा। अरे तो तुम वहाँ काम करना, मैं पिक्चर देखकर कुछ खाकर तुम्हें वहीं मिल जाऊंगी, ठीक है? ले चलो ना। ठीक है, तैयार हो जाओ, पर देर मत करना, जल्दी करना। शीला शहर जाने के लिए तैयार हो गई। शीला, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, वो शहर जा रही हूँ, आपके पास ही आने वाली थी। हमारा रात का खाना मत बनाना, हम लोग खाकर आएंगे। शीला बहू, ये तुम क्या रोजाना शहर भागती रहती हो? घर में कोई काम नहीं होते क्या जो तुम सुबह सुबह तैयार होकर शहर जाने लगी? जब भाभी माँ बनी थी ना, तो मैंने पूरे घर का काम संभाला था। अब मुझे अगर कहीं घूमने जाना है तो वो भी तो संभाल सकती है ना, इसमें इतनी क्या आफत आ गई? कोई बात नहीं शीला, तुम चली जाओ शहर, घर का मैं देख लूंगी। तभी मधु का 6 महीने का बेटा रोने लगा। मधु उसे चुप कराने के लिए चली गई और शीला रमेश के साथ शहर निकल गई। ऐसा अक्सर ही हो रहा था। आज भी शीला रमेश के साथ जबरदस्ती शहर चली गई। रमेश काम करने के लिए बाजार चला गया और शीला एक पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए टिकट खरीदने लगी। कितनी भीड़ है, कैसे लूं टिकट? आपको मूवी की टिकट चाहिए? मेरे पास 2 मूवी की टिकट है, एक आप ले सकती हो। सच में? आप मुझे पिक्चर की टिकट दे दोगे? हाँ हाँ, ये लो। कितने की है? मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसी पिक्चर देख लो। वो क्या है ना, मेरे पति आने वाले थे मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए, पर उन्हें ऑफिस में कोई काम पड़ गया, तो अब तो मेरे लिए टिकट बेकार है। ऐसे ही बेकार जाने से अच्छा आप मूवी देख लोगे। थोड़ी देर में शीला बेबी नाम की उस औरत की सहेली बन गई। दोनों आपस में बहुत बातें करने लगे। शीला ने बेबी के साथ पिक्चर देखी, फिर बेबी उसे एक रेस्टोरेंट में ले गई और वहाँ पर उसने शीला को खाना भी खिलाया। बेबी, मैं नहीं जानती थी आज मेरा शहर आना इतना बढ़िया रहेगा। मुझे तुम जैसी अच्छी सहेली मिलेगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा सब इत्तेफाक से ही होता है। शीला, मैं भी तो आज बहुत लकी हूँ कि मुझे भी तुम जैसी सहेली मिली, वरना मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं जिनके साथ मेरा इतना उठना बैठना नहीं है। बातचीत होती रहती है, पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी और मेरी दोस्ती दूर तक जाएगी। अरे मेरे पति का फोन आ रहा है। हेलो? हाँ, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी, आ जाओ। तुम फोन नया क्यों नहीं ले लेती? कितना पुराना छोटा सा फोन तुमने हाथ में रखा हुआ है। बेबी, हम गांव में रहते हैं, वहाँ पर ये छोटा सा फोन मिलना भी बहुत बड़ी बात है। हमारा गांव का और शहर का रहन सहन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे कब दिखा रही हो अपना गांव? तुम जब मर्जी आ जाओ, मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया है, मुझे फोन मिला लेना बस गांव आते ही। ठीक है, तो फिर इसी संडे में तुम्हारे घर आऊंगी। ठीक है, पक्का, मैं इंतजार करूंगी। कुछ देर बाद रमेश शीला को लेने आ गया। शीला ने रमेश को बेबी से मिलवाया और गांव वापस आ गई। रविवार की सुबह गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती लाल कार आकर रुकी। पूरे गांव के लोग अचंभे में थे कि आखिर ये कार किसकी है। शीला दौड़कर घर से बाहर आई और खुशी से उछल पड़ी। बेबी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में आ गई। मैं तो सोच रही थी तुम मेरे गांव कभी नहीं आओगी। देखो शीला, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना है और दोस्ती का फर्ज निभाना मुझे अच्छी तरह आता है। मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं आऊंगी, तो मैं अपना वादा कभी नहीं भूलती। घर के आंगन में सास और जेठानी मधु भी बेबी को देखकर चौंक गई। ये कौन है शीला? माँ जी, ये मेरी बहुत अच्छी सहेली बेबी है, शहर से आई है। बहुत सुना है आपके गांव के बारे में, इसलिए खुद ही देखने चली आई।
बेबी ये मेरी जेठानी मधु है, अभी कुछ महीने पहले इनका बेटा हुआ है, बहुत प्यारा है, सोनू नाम रखा है। मैं अभी तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। भाभी सोनू कहाँ है? अभी सुला कर आई हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो मैं शाम तक ही आई हूँ, बाद में मिल लूंगी। मेरे पति से तो तुम मिल ही ली थी, वो और जेठ जी खेत पर हैं। तुम बेबी को अपने कमरे में ले जाओ, मैं कुछ वहीं खाने पीने का लाती हूँ। शीला बेबी को अपने कमरे में ले गई। देख शीला, मैं ये नहीं कहती कि तेरे ससुराल वाले बुरे हैं, वो तेरे लिए बहुत अच्छे हैं, पर आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। बाकी तेरे बाल बच्चे होंगे तो क्या तू उन्हें गवार बनाना चाहती है? मेरी मान तो अपने आप को थोड़ा शहरी बना ले। एक काम कर, मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ, कल सुबह तू मेरे साथ शहर चलना, मैं तुझे वहाँ सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है, तो मैं तेरे रुकने का इंतजाम करती हूँ। उस रात बेबी शीला के घर पर ही रुकी। मधु, ये बेबी एक अनजान औरत है। शीला ने ऐसे रात में घर पर कैसे रोक लिया? न जाने कौन है, कहाँ रहती है। शीला का दिमाग बच्चों वाला क्यों हो गया? जब देखो शहर शहर। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? मैं कल ही रमेश से इस बारे में बात करता हूँ। नहीं रहने तो अच्छा नहीं लगता ऐसे बात करना। रिश्तों में इज्जत रखना बहुत जरूरी है। अगर शीला हमारे आगे बोल गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सब कुछ समय पर छोड़ दो। वैसे भी आज रात की बात है, कल सुबह तो बेबी चली ही जाएगी। मधु ने अपने पति सुरेश को समझा दिया। अगले दिन शीला भी बेबी के साथ तैयार हो गई। चले शीला। शीला बहू, तुम कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो कल बेबी का जन्मदिन है, इसलिए इसे शॉपिंग करनी है, तो साथ ही शहर जा रही हूँ। आज मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। धीरे धीरे शीला को बेबी का साथ अच्छा लगने लगा। उसके मन में शहर की दुनिया को करीब से जानने की उत्सुकता बढ़ गई। चल, तेरा लुक चेंज करते, ये गांव वाली साड़ी अब नहीं चलेगी। पता नहीं तुम क्या बना रही हो, मुझे शहरी औरत बना रही हो, समझा कर। ठीक है, चल। बेबी ने शीला को महंगे कपड़े, जूते, सैंडल और पर्स खरीद कर दिए। शीला आईने में खुद को देखकर हैरान रह गई। उसे अपना ये नया लुक देखकर बहुत अच्छा लगने लगा। वो बहुत ही खुश हो गई। ये मैं हूँ? हाँ, ये तू है। अब तू भी मेरी तरह लग रही है, बिल्कुल शहरी अंदाज दिख रहा है तुझमें। रमेश भी तुझे देखता रह जाएगा। बस अब तुझे एक और चीज चाहिए, एक स्मार्टफोन। बेबी ने शीला को एक महंगा फोन दिलाया और सोशल मीडिया चलाना सिखाने लगी। अब तुझे गांव में बैठे बैठे भी शहरी दुनिया का मजा मिलेगा। शीला को पूरी तरह शहर की हवा लग चुकी थी। शीला घमंड में पूरी तरह भर चुकी थी। सारा दिन अपने आप को संवारना और मोबाइल फोन पर बेबी से बातें करना। शीला, मैं ये नहीं कहती कि दोस्ती करना गलत है, पर पता नहीं मुझे बेबी थोड़ी ठीक नहीं लगती। अचानक इतनी जल्दी कोई किसी का इतना अच्छा दोस्त कैसे बन सकता है कि उसे इतने महंगे महंगे कपड़े और मोबाइल फोन खरीदे। तुम्हारी जेठानी हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ, थोड़ा संभल कर रहना। भाभी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आप को शहरी बना लिया है, इसलिए आप मेरे से जलने लगी हो। मधु, रहने दे, इसे समझाना बेकार है। इसे शहरी हवा लग गई है और ये उसमें पतंग की तरह उड़ती चली जा रही है। जिस दिन इसकी डोर कटेगी ना, तब इसे अक्ल आएगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन शीला शहर से लौटी तो जोर जोर से रोने लगी। घर में सब घबरा गए। क्या हो गया? तू क्यों इतनी तेज तेज रो रही है? अरे हुआ क्या है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, बता तो क्या बात है? तू तो शहर गई थी ना बेबी से मिलने। शीला, चुप हो जा। माँ जी, वो बेबी एक ठग औरत निकली। उसने कुछ दिन पहले मेरे से जेवर मांगे थे। बोल रही थी कि किसी को गिरवी रखने उसे पैसों की जरूरत है। वो बोली जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मेरे जेवर वापस दे देगी। आज मैं उसे जेवर देने के लिए जब शहर पहुंची तो उसने मेरे से जेवर ले लिया और बोली कि फिर उसने मुझसे कहा, जरा अपना मोबाइल फोन दे दे, अपने पति को फोन करना है, उसका फोन नहीं चल रहा। फिर बोली कि तू यही रुक, नेटवर्क नहीं आ रहे, थोड़ा आगे जाकर करती हूँ। उसके बाद वो वापस ही नहीं लौटी। मैंने उसे जेवर भी दे दिए, मोबाइल फोन भी दे दिया। मेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं घर किसी को फोन करती। मैंने बेबी को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। शीला बेबी के हाथों ठगी का शिकार हो चुकी थी।
कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गलती खुद शीला की थी। उसने बेबी जैसी अनजान औरत पर विश्वास किया। बेबी के बारे में कोई किसी से क्या पूछता, सब शीला को ही गलत कहते। अब जो होना था हो गया था। शीला बनावटी जिंदगी जीने के चक्कर में अपना भारी नुकसान कर बैठी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सावित्री देवी हाथ में स्वागत की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती हैं। अब मेरी दोनों बहुओं जल्दी से इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने कितना दहेज दिया है। अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे एक कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दी हो। खैर रोहन, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो, बाकी सब सामान मेरे घर लौटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को ले लेंगे। सावित्री की छोटी बहू अंकिता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पर अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाती है। विनोद जी, माफ करना, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि कुछ दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेखा, और मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बात बेड पर सो रहे अंकिता और रोहन सुन लेते हैं। अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, हा आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी कि आप बेरोजगार हो, इसलिए बड़े होकर भी जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब आखिर क्या है रौनक, तुम्हारे घर की छत टपक रही है। बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए अक्सर बरसात में ये ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। बहू, तू मेरी तरफ आकर सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी, अपनी गरीब बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं, फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ इसे छोटी बहू। ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अंकिता अपनी तरफ की दीवार और छत ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरी छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और मैं उनके पैसे तुम लोगों पर बहा दूं। रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला करो। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई और रात में अंकिता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। अगली सुबह अंकिता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं, आंखें कैसी लाल हो रखी हैं, लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे कल रात मैं भी ठीक से सो नहीं पाई, वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी। खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए एसी भिजवा देंगे। अंकिता ऐसा ही करती है, अपनी माँ से फोन करके वो अपने घर पर एसी लगवा लेती है, लेकिन एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सभी को मिल रही थी, यहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी, और ये बात अंकिता को हजम नहीं होती। एसी मैंने अपने लिए लगवाया रौनक, ना कि उस गरीब जेठानी के लिए, वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तो तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और उसे कमरे के बीच में लगा दो, ताकि एसी की हवा उस तरफ ना जा पाए। अंकिता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा भी लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती
लेकिन फिर रात को वो गर्मी या बारिश की वजह से ठीक से सो नहीं पाती। रौनक, तुम आज ही जाकर मिस्त्री पकड़ कर ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी ये पानी की किचकिच झेलना पड़ता है और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बाहर से हम दोनों के लिए ले आओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को तेज बारिश होती है जिससे घर में पानी भर जाता है। उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देख देवरानी कहती है, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं हमारी बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रौनक ऑफिस से घर लौट रहा था तो गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और अब वो बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अंकिता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके हेल्प मांगती है। माँ देख लो अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब और नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने की कगार पर है। लेकिन माँ, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अंकिता की माँ फोन रख देती है। तभी अंकिता का जेठ अशोक खुशी खुशी घर आता है। रेखा, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और न किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे ही। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर एक कमरे में रहते हैं, तो हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हमारा सब परिवार एक ही है और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।